आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल थी। मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई। मोदी भी मौजूद रहे। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही छत के नीचे थे। योगी भी थे, धामी भी थे, ममता भी थी, सारे नाम थे। सब एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे, आसपास बैठे थे, मगर फोकस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर था। एक तरफ यूपी में योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोगों से इंतजार नहीं हो रहा। वजह है 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में अपने गांव जाकर अपनी मां से मिलना, अपने परिवार से मिलना। डेट फिक्स हो गई है, तैयारी जोर शोर से चल रही है। योगी का घर, गांव, परिवार सब तैयार है, बस महाराज जी के पहुंचने का इंतजार है। 62 महीने के बाद पहली बार होने वाली है योगी की सबसे भावुक मुलाकात। तैयारियां हो चुकी हैं, मंच सज चुका है, घर सज चुके हैं। योगी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। महाराज जी बस आने ही वाले हैं, उन खास लोगों से मिलने वाले हैं। यानी वो खास लोग जिन्हें याद करके सख्त से देखने वाले योगी भी मोम की तरह पिघल जाते हैं, रो पड़ते हैं, भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। मुझे एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। अब योगी के उन्हीं अपनों से मिलने का टाइम फिक्स हो गया है। खबर छप गई है, ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। 5 साल के राजनीतिक वनवास के बाद उत्तर प्रदेश का भगवाधारी सीएम उत्तराखंड की मिट्टी का लाल अपनी मां से मिलने जा रहा है, अपने परिवार के बीच जा रहा है। सोचिए, 2 साल से बात नहीं हुई, योगी की परिवार से मुलाकात नहीं हुई। पिता का निधन हुआ, योगी तब भी नहीं जा पाए। यूपी के चुनावी नतीजों के बाद बहन की इकलौती ख्वाहिश थी एक बार महाराज जी के दर्शन हो जाएं, वो मां से मिलने जरूर आए। यादें तो वही हैं जो पहले थी। अब तो ये है कि वो बिजी रहते हैं, अब उनके साथ ना तो हम बोल पाते हैं। अब हम कभी फोन भी लगाएं तो बात भी नहीं हो पाती उनसे। हाँ जी, बात नहीं हो पाती। नहीं। अच्छा, कब मुलाकात हुई थी? आप लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? चुनाव के टाइम पे एक दिन हुई थी बात, बस कि मतलब हमने कहा कि थोड़ा पूछ लें, तो 2-3 दिन मतलब हमने मिलाया फोन, फिर बात नहीं हो पाई। मतलब उनके साथ में रहते हैं पीए लोग, तो उन्होंने बोला कि अभी व्यस्त हैं। तो फिर एक दिन थोड़ी सी बात हुई, हमने कहा कैसे चल रहा है आपके यूपी में, कि सही चल रहा है। चाहते तो खुद योगी भी थे, मगर राजनीतिक व्यस्तता की वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसी साल फरवरी में एक इशारा खुद योगी ने उत्तराखंड के कोटद्वार से दिया था। यूपी जीतने के बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर आने का वादा किया था। उत्तराखंड पर उत्तराखंड के ही लोगों का अधिकार नहीं है, उससे ज्यादा मेरा भी अधिकार है। योगी अपना वादा निभाने जा रहे हैं। उनकी मां इंतजार में बैठी हैं। योगी की बहन की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा से लेने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी में पड़ता है, गांव पंचूर में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या शेड्यूल है, वो मैं आपको बताता हूं। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पौड़ी गढ़वाल में मौजूद है, पंचूर गांव में मौजूद है, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव है, जहां पर उनका बचपन बीता है। और सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो पौड़ी में जो पंचूर गांव है, उसके आगे बिथ्याणी एक गांव पड़ता है, वहां पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, टॉप एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीचे ये एक डिग्री कॉलेज है। ये डिग्री कॉलेज जो है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने ही बनवाया था। और यहां पर अभी तक जो जानकारी है, जो प्रोग्राम है,
3 मई को दोपहर के 3 बजे के आसपास यमकेश्वर का जो हेलीपैड है वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद जिस गांव में मैं अभी बिठियानी गांव में मौजूद हूं, यहां से आगे की तरफ की जो पहाड़ी है वहां पर पंचूर गांव है। यहां से महज 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर पंचूर गांव है। पंचूर गांव में पैतृक घर है योगी आदित्यनाथ का और इस प्रोग्राम के बाद डिग्री कॉलेज से वो सीधा अपने गांव जाएंगे और अभी तक जो प्रोग्राम है कि 3 तारीख की रात को वो अपने पैतृक घर में अपने परिवार, उनकी माताजी, उनके दोनों भाई और उनका परिवार वहां पर रहता है। अभी तक ये जानकारी है कि रात में 3 तारीख को वो अपने घर में विश्राम करेंगे और फिर 4 तारीख को उनका जाने का प्रोग्राम होगा। इंडिया टीवी उस वक्त भी उनके गांव पहुंचा था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इलाके के लोग, परिवार के लोग काफी उत्साहित हैं, काफी खुश हैं कि इसी गांव का जो एक लड़का था वो आज यूपी का मुख्यमंत्री है, एक फेमस मंत्री है। और इसको लेकर अब जब वो अपने गांव पहुंच रहे हैं, परिवार ने इच्छा जताई थी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब भी समय मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में पहुंचे और अब वो यहां पर आ रहे हैं, जिसको लेकर न केवल तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, साथ ही गांव के लोग और परिवार के लोग बेहद उत्साहित हैं। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, योगी के उत्तराखंड जाने की खबर आती है और 30 अप्रैल शनिवार की यह तस्वीर उत्तराखंड के हर मोबाइल तक पहुंच जाती है। एक फ्रेम में योगी दिखते हैं, धामी दिखते हैं, तस्वीर में दोनों की जबरदस्त जुगलबंदी नजर आती है। योगी जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो धामी भी साथ दिखेंगे, योगी के बगल में खड़े होंगे। 3 मई को अपने परिवार के साथ योगी का बिताया एक एक पल बहुत स्पेशल मूवमेंट होगा, बहुत इमोशनल पल होगा और इस भावुक पल को बेहद खास बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, योगी के सियासी विरोधी अक्सर उन पर तंज कसते हैं, आरोप लगाते हैं कि योगी ने अपने परिवार को छोड़ दिया है। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो राज्य के लोगों का क्या होगा। हाल फिलहाल में ऐसे एक नहीं दर्जन भर बयान सुनने को मिले हैं। 2022 के यूपी चुनाव प्रचार में सपा नेता जया बच्चन की ये बात याद कीजिए। आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं की तकलीफ को कैसे समझेंगे। सब त्याग करके बैठे हैं, उल्टा समाजवादी को कहते हैं ये परिवारवादी लोग हैं। अरे आपको परिवार से क्या मतलब, आपको परिवार का मतलब पता है। आप तो सब छोड़ चुके हैं, बैठे हुए हैं चोगा पहन के, ढोंग रचा रहे हैं। आपको कभी इस प्रदेश के लोग माफ नहीं करेंगे। ये सब काम छोड़िए, अभी आप तीर्थ यात्रा में जाइए, अपने कुटिया में बैठ के समाधि लीजिए। ये काम आपका नहीं है। आप संसारी भोग को छोड़ चुके हैं। सोचिए, सार्वजनिक जीवन में योगी के सियासी विरोधी खुले मन से उनके परिवार का जिक्र करके अपने पॉलिटिकल हितों के लिए योगी के परिवार पर टीका टिप्पणी करते हैं, मगर ऐसा करने से पहले वो ये नहीं सोचते कि वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। योगी के लिए उनका परिवार क्या है, ये समझने के लिए उनके विरोधियों को योगी की कही ये बातें बहुत ध्यान से सुन लेनी चाहिए, योगी के ये आंसू देख लेने चाहिए। आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो रहती हैं और किन हालात। और मुझे पता चला कि जब वहां लोग जाते हैं तो उनसे पूछते हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। ये तस्वीरें देखिए। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते? मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने
अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। ये ठीक है योगी जी, आपने परिवार का ध्यान न रख के सन्यासी के तौर पर पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। अपनी बहन का ध्यान न रख के उत्तर प्रदेश की बहनों का ध्यान रखा है। वो जमाना और था जब योगी अपने परिवार के साथ रहते थे, उनका सुख दुख बांटा करते थे, मगर योगी के लिए उनका परिवार सिर्फ माँ बाप भाई बहन नहीं थे। योगी को तो कुछ और करना था, अपने परिवार को बहुत बड़ा करना था। योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग ने देखा होगा उन्हें यहाँ पर, जब शुरुआत में वो यहाँ पर रहते थे। कितने उत्साहित हैं आप लोग? बहुत उत्साहित है जो उनका नाम ही बहुत है जी। हमारे लिए तो उनका नाम ही बहुत है। मैं बम्बई रहता हूँ, मगर उन्हें मिलने के लिए भाई साहब ने जब सुना कि योगी जी यहाँ रहे तो मुंबई से बच्चों फैमिली सहित यहाँ पहुँचे हैं। साथ में यहाँ पहुँचा हूँ। उनका बड़े भाई के साथ पे मैं वो पढ़ता था, मानेंद्र सिंह नेगी के साथ, दृष्टि जी के साथ। आपके कौन कौन है परिवार में जो मुंबई से आए? ये मेरी मिसेज है, ये बेटा है, बेटी है। तो देखिए, बड़ी बात ये कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन अब मुंबई रहते हैं, और ये पूरे परिवार के साथ सिर्फ इस वजह से अपने गांव में पहुंचे हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके का उत्साह यहाँ पर लोगों में है। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता नेगी हूँ जी। सुनीता जी कहाँ रहते हैं? हम इधर ही बिथानी में रहते हैं। हाँ। और बम्बई में रहते हैं। मुंबई में? हाँ जी। तो क्या स्पेशली इसलिए इसके लिए आए हैं आपकी योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, इसीलिए आए हैं कि योगी जी आ रहे हैं। उनको मिलने के लिए हम बहुत उत्साहित है कि मतलब वो आए तो हमको अच्छा लगे। इतना उत्साह सिर्फ घूमने आए हैं या योगी जी को देखने आए हैं? योगी जी से मिलने आए हैं, इतने दिन बाद आ रहे हैं तो ये क्या मिलेंगे, क्या बातचीत करने चाह रहे हैं? अभी उन्होंने इतना डेवलप किया है तो और थोड़ा अच्छा कर दे बस। और भी यहाँ पर लोग हैं। आप यहीं सी गांव के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदी है। अच्छा, ये आपकी बिटिया है? गांव की हूँ मैं। तो यहाँ पर अब यूपी के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं गांव में, उनका बचपन यहाँ पर बीता, यहीं पर स्कूल गए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम उत्साहित हैं कि उनको मिलेंगे, देखेंगे। इसी कॉलेज में पढ़ते हैं हम, यहीं आएंगे। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? कैसा लग रहा है कि अब जो यहाँ पर जो कभी स्कूल जाया करते थे छोटी उम्र में योगी जी, अब वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और अपने गाँव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि वो आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं उनके साथ एक सेल्फी मिल जाती। यही चाह रहे हैं हम तो। लोगों का क्रेज है, कोई सेल्फी खींचना चाहते हैं बच्चे। इसकी शुरुआत 1993 में हुई। उत्तराखंड के गांव से निकला एक लड़का महंत अवैधनाथ के संपर्क में आया। योगी गोरखपुर चले गए, दीक्षा प्राप्त की और सन्यासी बन गए। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और अब जब योगी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं तो वहां भी उनका पहला स्टॉप उनका पैतृक गांव नहीं, वो डिग्री कॉलेज होगा जहां महंत अवैधनाथ की मूर्ति अनावरण के लिए योगी का इंतजार कर रही है। यानी योगी जिस मठ से जुड़े, जब सन्यासी बने, जिनके कारण बने, सबसे पहले उस गुरु को गुरु दक्षिणा देंगे। गांव पहुंचने से पहले जो उनका पैतृक गांव है पंचूर गांव, उससे पहले ये बिथ्याणी यमकेश्वर का जो राजकीय महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज, सबसे पहले वो यहां पर आएंगे। और यहां पर आने के बाद जो उनके गुरुजी हैं, महंत जो हैं, उनके गुरुजी, उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इस स्कूल की और ये जो डिग्री कॉलेज है यहाँ की मैं आपको तैयारियां यहाँ की दिखाता हूं। महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी यमकेश्वर में ये पढ़ता है, जिसको लेकर सबसे पहले इसी कॉलेज के अंदर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अपने गुरुजी जो हैं उनकी मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। क्या तैयारियां हैं? हमारे साथ यहाँ के तहसीलदार मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं यहाँ तहसीलदार यमकेश्वर के पद पर हूँ। मंजीत जी, योगी जी 3 तारीख को यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अब तक क्या जानकारी है, किस समय पहुंचेंगे? उनके गुरुजी के बारे में थोड़ा बताइए, गुरुजी का नाम और मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मूल गांव है पंचूर, और उसके साथ लगा हुआ ये ग्राम बिथ्यानी है जहां पे ये डिग्री कॉलेज स्थापित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुजी का नाम था गुरु अवैधनाथ जी,
और उनकी प्रतिमा का यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसके अनावरण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ की मैं आपको तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ 3 तारीख को। और सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं, योगी जी के जो गुरु जी थे महंत अवैधनाथ जी, उनकी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। उसका सबसे पहले इस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे योगी आदित्यनाथ, और उद्घाटन करने के बाद इस कॉलेज के अंदर एक मंच बनाया जाएगा जहां पर जनसभा की जाएगी। तमाम जो यहाँ के ग्रामीण के लोग हैं, आसपास के इलाकों के लोग हैं, वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, वो सब भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हैं, उद्घाटन जब मूर्ति का करेंगे अपने गुरुजी की, उसके बाद नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जहां पर फिलहाल ये क्रेन लगी हुई हैं, इसी डिग्री कॉलेज के अंदर इस ग्राउंड में काम अभी शुरू करवाया जा रहा है। जल्द ही यहां पर एक बड़ा मंच बनाया जाएगा, टेंट यहां पर लगाए जाएंगे, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही जो जानकारी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर मंच बनाया जाएगा, तमाम जो गांव के और आसपास के जो जिलों के लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ एक वार्तालाप जो है वो यहां पर की जाएगी। सर, मंच यहां पर बनाया जाएगा, क्या तैयारियां हैं, कितने बजे का अभी तक कुछ टाइमिंग है कि कब यूपी के सीएम यहां पहुंचेंगे, उद्घाटन कब होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की संभावना 3 तारीख को लगभग 3:30 बजे के आसपास है। और उसी के क्रम में यहाँ पर ये जैसा मैदान आप देख रहे हैं, इस मैदान को समतल करके यहाँ पर मंच स्थापित किया जाएगा। और मंच के स्थापित करने के साथ साथ यहाँ पर टेंटिंग व्यवस्था करके, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही पॉपुलर हैं, तो उनके बड़ी संख्या में लोगों के आसपास क्षेत्रों से आने की संभावना है, तो उनकी सीटिंग आदि व्यवस्था की जाएगी। 1998 में ही योगी की पॉलिटिकल एंट्री हुई। योगी नेता तो बन चुके थे मगर बहुत सख्त थे। योगी संत तो थे मगर योद्धा वाले संत थे। योगी सन्यासी भी हैं मगर लड़ने वाले सन्यासी हैं। संत, महंत, बाबा जी, महाराज जी, योगी की यही पहचान है। वो मठाधीश भी हैं और सत्ताधीश भी। योगी के सार्वजनिक जीवन को 24 साल हो चुके हैं। इन 24 सालों में राजनीतिक तौर पर योगी ने कई कामयाबियां देखी। सबसे कम उम्र का सांसद बनने से लेकर गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने जाने तक, और फिर 2017 के बाद 2022 में लगातार दूसरी बार यूपी का सीएम बनने तक। इन 24 सालों के दौरान योगी का परिवार भी पहले से काफी बड़ा होता चला गया। योगी को अपनों का भी ख्याल रखना था, रखा भी। देश के सबसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी भी निभानी थी, बखूबी निभाई। और आज भी यूपी को योगी ने संभाल रखा है। परिवार से मिलने का वक्त योगी भले ही ना निकाल पाए हो, मगर बहन को कोई गिला शिकवा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर से कहा था, महाराज जी पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। हमने भी एक बयान देखा योगी जी का। योगी जी ने इंडिया टीवी में ही जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि सब जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने परिवार, उनके परिवार जो हैं वो आलिशान जगहों पर रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया जिसके लिए बहुत तालियां बजी और बहुत तारीफ हुई। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र धर्म की उन्होंने शपथ ली है, परिवार धर्म की नहीं। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं? नहीं, उन्होंने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि जो यूपी की जनता उनको चाहती है उनके प्रति उन्होंने बहुत अच्छा कहा। हम तो ये हैं कि हाथ पांव हैं हमारे, हम आजाद हैं, घर में अपना कमा रहे हैं, हाथ पैर हैं हमारे, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। पर कई लोग ऐसे हैं कि जिनका मतलब कोई भी सहारा नहीं है, तो कम से कम महाराज जी उनको देख तो लेते हैं। इतनी जिम्मेदारियां कि एक परिवार नहीं, वो तो सीधा बोलते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जो है या जितनी भी जनता है सब उनका परिवार है। इस तरीके की बातें बोलते हैं। आपसे मुलाकात डेली नहीं हो पाती, बातचीत कम हो पाती है, याद आती है बहुत। अभी भी आप इमोशनल दिख रही हैं। कैसे अपने आप को संभालती हैं कि अब ठीक है, अब भाई की जिम्मेदारी ज्यादा है? उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हम उन पे मतलब कोई भी दबाव नहीं रख सकते, क्योंकि हम यहाँ के हैं, वो यूपी की जनता को संभालने वाले हैं। सोचिए, चाय की दुकान चलाने वाली एक बहन अपने मुख्यमंत्री भाई को 30 साल से राखी नहीं बांध पाई है, मगर वो खुश है कि उसके भाई का नाम योगी है। सन्यास के बाद सन्यासी का अपने पूर्वाश्रम के संबंधियों से रिश्ता नहीं रह जाता,
लेकिन इसके बाद भी एक संबंध है जो तोड़े नहीं टूटता, और वो है जन्म देने वाली माँ का रिश्ता। क्योंकि हाड़ मांस की देह देने के अलावा माँ ज्ञान का पहला सूत्र भी देती है। इसी सूत्र में बंधे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माँ को दिया वचन निभाया और अंत समय में उनसे मिलने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ भी अपनी माँ की पुकार को अनसुना नहीं कर पाए और अब 3 मई को माँ से मिलने जा रहे हैं, परिवार के बीच जा रहे हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, फिलहाल बाहर यहाँ पर पुलिस मौजूद है सिक्योरिटी के लिहाज से। घर के अंदर, इसी घर में उनका बचपन बीता है योगी आदित्यनाथ जी का। उनका परिवार, उनकी माताजी, उनके दोनों भाई और उनका परिवार पंचूर के इसी मकान में, ये उनका पैतृक मकान है, अंदर की तरफ जाके उनका घर आता है। यहाँ पर 3 तारीख की रात को अपने सारे प्रोग्राम करने के बाद अभी तक ये जानकारी है कि योगी जी अपने पैतृक गांव में अपने परिवार के साथ रात में यहीं पर विश्राम करेंगे, रात में यहां पर रुकेंगे और अगले दिन वो यहां से जाएंगे। हमने देखा था जब योगी जी ने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दौरान घर में किस तरीके का जश्न का माहौल था। पूरा परिवार यहां पर एकजुट था और गांव के लोग सभी यहां पर थे, ढोल नगाड़े यहां पर बज रहे थे, कीर्तन यहां पर किया जा रहा था। और अभी क्योंकि समय है और उसी हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सभी यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अभी घर के अंदर किसी को जाने की एंट्री नहीं है। परिवार के लोग फिलहाल अंदर ही मौजूद हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन इस यहीं पर पहुंचेंगे। और हमने देखा था कि जब उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उनका परिवार ये चाहता था, उनकी माताजी ने हमसे ये बात कही थी कि वो ये चाहते हैं कि जब समय मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो वो अपने परिवार से मिलने, अपने गांव के लोगों से मिलने, अपने पैतृक गांव पंचूर में अपने घर पहुंचे। और अब वो समय आ गया है जब 3 तारीख को, अभी तक समय है कि 3 तारीख को दोपहर को पौड़ी में वो पहुंचेंगे, विथ्याणी कॉलेज जाएंगे, वहां पर अपने गुरुजी की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे और फिर अपने इसी घर में आकर अपने परिवार के साथ समय यहां पर बिताएंगे और रात में विश्राम करने का भी फिलहाल यहीं पर प्रोग्राम है। तो यहां की जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी योगी आदित्यनाथ जी के पैतृक गांव पंचूर गांव में ही मौजूद है। फिलहाल घर के अंदर अभी एंट्री नहीं है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन परिवार के लोग हों या फिर उनके रिश्तेदार हों, उनके साथ बचपन में जिन लोगों ने उनके साथ स्कूल में पढ़ाई की है, उन सभी से हम बात करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, पंचूर गांव। योगी आदित्यनाथ भले ही घर अब जा रहे हों, लेकिन उनके काम, उनकी उपलब्धियां पहले ही उनके घर, उनके गांव, उनके इलाके में पहुंच चुके हैं। सिर्फ गांव में ही क्यों, योगी के काम की चर्चा तो इस वक्त पूरे देश में हो रही है। फिर चाहे अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल हो या फिर धार्मिक स्थलों से शांतिपूर्ण तरीके से लाउडस्पीकर उतरवाने का मॉडल। आज हालत यह है कि देश के कई राज्य अपराध रोकने के लिए, दंगा रोकने के लिए योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। और इन दिनों चर्चा में है योगी सरकार का लाउडस्पीकर मॉडल। यह मॉडल इतना कामयाब कैसे हुआ, किस नेता ने इस पर क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बरकरार है बाबा के बुलडोजर का डर। अब बुलडोजर की चपेट में आए गो तस्कर। ना बचेंगी अपराधियों की दुकानें, ना बचेंगे घर। यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर बेरोक टोक चल रहा है। जो भी अपराधी हैं, जो भी माफिया हैं, जिसने भी क्राइम करके इलीगल प्रॉपर्टी बनाई है, उन सबके घर और दुकानों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में मेरठ में 16 जगह बुलडोजर चलाया गया, करीब 20 इलीगल प्रॉपर्टी को गिराया गया और सबसे अहम थी गो तस्कर अकबर और सलीम बंजारा की प्रॉपर्टी। पुलिस और प्रशासन ने अकबर बंजारा की 13 दुकानों को जमींदोज कर दिया। मेरठ के लेसाड़ी गेट थाना इलाके में बंजारा भाइयों ने समर गार्डन में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदकर मार्केट बनाई थी। करीब 300 गज में बनी ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से इलीगल थी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से पहले नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। और आज बाबा का बुलडोजर समर गार्डन इलाके में पहुंचा और सभी 13 दुकानें ध्वस्त कर दी। ये 13 दुकानें हैं मिस्टर अकबर की, और इन्होंने बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कर लिया था। इनको नोटिस वगैरह दी गई, सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन कुछ भी इन्होंने
उसके बाद उसको सैंक्शन या कंपाउंड करने का प्रयास नहीं किया। तो आज ये एक अभियान चलाकर प्राधिकरण ने इसका अभियान चल रहा है सर? ये 16 जगह आज पूरे शहर में चल रहा है प्राधिकरण का अभियान। हर सब जोन में एक चल रहा, 16 जगह बुलडोजर चल रहा है। बंजारा भाइयों की इन दुकानों को गिराना इतना आसान नहीं था। इसकी वजह ये भी कि बंजारा भाइयों का कनेक्शन बहुत तगड़ा था। आप भी बंजारा भाइयों के बारे में जानेंगे तो ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मेरठ के रहने वाले अकबर बंजारा और सलीम बंजारा ने किस तरह नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तक अपना गो तस्करी का कारोबार फैला दिया। अकबर और सलीम बंजारा मेरठ के फलवदा इलाके के रहने वाले थे। बंजारा भाई भारत और बांग्लादेश के बीच गो तस्करी करते थे। असम पुलिस को लंबे समय से बंजारा भाइयों की तलाश थी। बंजारा भाइयों पर असम पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। 13 अप्रैल को यूपी पुलिस ने अकबर और सलीम बंजारा को गिरफ्तार किया। असम पुलिस मेरठ आकर बंजारा भाइयों को अपने साथ कोकराझार ले गई। बंजारा भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस ने यूपी पुलिस को 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया। 19 अप्रैल को असम के कोकराझार में हुए एनकाउंटर में बंजारा भाई मारे गए। बंजारा भाइयों से जुड़े उग्रवादी संगठनों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। पुलिस टीम पर हमला करके बंजारा भाइयों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एनकाउंटर में अकबर और सलीम बंजारा ही मारे गए। गो तस्करी से बंजारा भाइयों ने 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई कर ली थी। उसी काली कमाई से अकबर और सलीम बंजारा ने मेरठ में इस तरह की इलीगल प्रॉपर्टी बनाई थी, जिन्हें आज गिरा दिया गया। बहुत सारी अवैध कॉलोनी बन रही हैं, तो एक जेसीबी जो अभी तक चलती थी वो नाकाफी थी। इसलिए अब 16 जो हमारे सब जोन हैं, 4 जोन है, 16 सब जोन है, सभी 16 सब जोन में एक जेसीबी दे दी जा रही है, बुलडोजर दिया जा रहा है। और जो जिस तरीके से आम लोगों के साथ, शरीफ लोगों के साथ में ये बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनी बना के उनके साथ एक तरीके से अत्याचार करते हैं, उनको धोखा देते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जा सके। और साथ ही जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को अगर प्लॉटिंग करके काट दिया, तो ऐसे 3-4 प्रकरण अभी तक पकड़े हैं, जिनमें FIR दर्ज हो गई है और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी ऐसे सारे मामलों को खोल के उनको, प्लस ऐसे जो अधिकारी उत्तरदायी हैं, कर्मचारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाने की। हालांकि कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार का बुलडोजर मजहब देखकर चलता है। एक धर्म विशेष की दुकानें और घर ही बुलडोजर से गिराए जाते हैं। लेकिन इस तरह के आरोप कितने गलत हैं, इसका सबूत आज मेरठ में ही मिल गया। आज अगर प्रशासन ने अकबर और सलीम बंजारा की 13 दुकानें गिराई, तो मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास पर नीरज मित्तल की 10 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम, जोन बी में ओम प्रकाश यादव की बागपत रोड पर 2 दुकानें और दीपक कुमार की भी 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ये 2020 में ये 5 दुकानों का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर चालानी कार्रवाई की गई। उसके बाद इसे रुकवाने के लिए सीलिंग की कार्रवाई की गई, सील करके इसको अभिरक्षा में भी दिया गया। लेकिन ये निर्माण लगातार हो रहा था, तो अब इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। पहले पुलिस फोर्स भी मांगी गई थी, जब नहीं मिली थी, आज पुलिस फोर्स उपलब्ध हो गई तो इसको तोड़ दिया गया। कितनी दुकानें थी सर? 5 दुकानें थी। कारण क्या तक क्यों गिराई? मतलब ये अनऑथराइज बनी हुई थी, बिना नक्शा पास किए हुए बनाई। कितने और इस तरह के चिन्हित हैं जो इस तरह के? काफी चिन्हित हो रहे हैं, सब धीरे धीरे कर सभी चिन्हित किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। बाबा का बुलडोजर ये नहीं देखता कि जिस इलीगल प्रॉपर्टी पर एक्शन हो रहा है वो किस मजहब के, किस जाति के शख्स की है। बिना किसी पक्षपात के अवैध काम करने वालों पर एक्शन होता है। यही वजह है कि यूपी का बुलडोजर मॉडल हिट हो रहा है। कई और राज्य सरकारें भी अपने यहाँ गैर कानूनी काम करने वालों पर, दंगा करने वालों पर बुलडोजर चला रही हैं। वैसे यूपी सरकार का बुलडोजर मॉडल ही नहीं, बल्कि लाउडस्पीकर मॉडल भी हिट हो रहा है। इसकी मिसालें दी जा रही हैं। योगी सरकार के लाउडस्पीकर मॉडल की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं तो मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। अगर लाउडस्पीकर पर अजान का वॉल्यूम डाउन किया जा रहा है तो मंदिरों से भी कहा जा रहा है कि प्रार्थना और भजन की आवाज मंदिर परिसर से बाहर ना जाए। यही वजह है कि कई राज्यों में लोग अपनी अपनी सरकारों से यह मांग कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर पर यूपी मॉडल को दूसरी जगह भी फॉलो किया जाए। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ऐसे मुख्यमंत्रियों में एक नाम नीतीश कुमार का है। आज नीतीश कुमार ने कहा कि लाउडस्पीकर उतारना बेकार का मुद्दा है, सबको अपने धर्म के पालन का हक है।
सर यूपी में लाउड स्पीकर उतारा था, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, इथेनॉल वाला बात, इथेनॉल का बात करिए, वो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है, हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने लाउडस्पीकर विवाद को फालतू बताया हो। कल जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार की दावत के बाद भी नीतीश कुमार ने कहा था कि सर लाउडस्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है सर, ये सब चीज पर कहीं कोई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं जो लाउडस्पीकर विवाद को गैर जरूरी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो ऐसे मुसलमानों के मामले में दखल अंदाजी बता चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि मुसलमानों को उनके मजहब से जुड़े हर मुद्दे को लेकर परेशान किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? हमारे माइक अजान के दौरान, हमारा हलाल मीट, हमारा हिजाब, इन चीजों पे अब रोजों में आप बिजली भी नहीं देते होते, फिर क्या दे रहे हो आप हमें? अब इसे क्या कहें, कहां का मुद्दा कहां जोड़ रहे हैं? इस मामले में जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कम नहीं है। उन्हें भी लग रहा है कि लाउडस्पीकर के बहाने मुसलमानों से उनके हक छीने जा रहे हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिदों से नहीं मंदिरों से भी हटाए जा रहे हैं, तो भी महबूबा अपने स्टैंड पर कायम रही। लेकिन मैम ऐसा है, जैसे आप बात करते हैं यूपी की, अगर योगी आदित्यनाथ का अगर आप लाउडस्पीकर का ऑर्डर देखिए, वो सब मजहब के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, और रिलीजियस प्रीचर उसको वॉलंटरली उतार रहे हैं, तो फिर इसको रंगत क्यों दी जा रही है? रंगत की बात नहीं है कि आपके हमारे मुल्क में जो है फ्रीडम है, फ्रीडम, हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हम जो मजहब चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अचानक से इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउडस्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद हलाल का। ये तो एक इशू, ये तो खाली लाउडस्पीकर की बात नहीं हो रही है, ये तो दिन ब दिन एक एक चीज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरह माइनॉरिटीज के मकानों को बुलडोजर से उड़ा देना, ये तो सारा एक सिनिस्टर प्लान लगता है। ये कोई एक चीज नहीं है, ये तो दिस सीम्स टू बी अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट दे वांट टू डू टू डिवाइड द सोसाइटी। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि लाउडस्पीकर के बहाने सरकार हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग ही बिना बात का खौफ दिखाकर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सच तो यही है कि लाउडस्पीकर तो मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से उतारे जा रहे हैं। अगर अब तक की बात करें तो यूपी में आज यानी 30 अप्रैल सुबह 7 बजे तक 1,04,634 लाउडस्पीकर या तो उतारे गए या उनकी आवाज कम की गई। प्रशासन ने अब तक 45,773 लाउडस्पीकर उतारे हैं और 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही है, और इसमें मंदिर और मस्जिद दोनों शामिल हैं। और ये सब काम समझाकर, आपसी सहमति और स्वेच्छा से किया जा रहा है। आज भी जब लखनऊ की एक मस्जिद से गैर जरूरी लाउडस्पीकर उतारे जा रहे थे और उनकी वॉल्यूम कम की जा रही थी, तो हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह वहां मौजूद थे। विशाल के मुताबिक लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं है। हम इस समय पुराने लखनऊ के बाजार खाला इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो अबू बकर मस्जिद है, उस समय ईद से ठीक पहले आप देख सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन लाउड स्पीकर्स को हटाने का काम किया जा रहा है। मस्जिद के जो लोग हैं वो खुद से अपना जो लाउड स्पीकर है उसको यहाँ हटा रहे हैं। पहले इस मस्जिद में 4 लाउड स्पीकर्स लगे होते थे, लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल 2 लाउड स्पीकर्स के तौर पर काम किया जाएगा, क्योंकि जो 2 लाउड स्पीकर्स थे उसमें से आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। मस्जिद को पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया था और आज पुलिस यहाँ पर आए इससे पहले मस्जिद के लोगों ने ही, अबू बकर मस्जिद के लोगों ने स्वयं से ही यहाँ का जो लाउड स्पीकर है उसको हटा लिया है, खुद से हटा लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि उनकी जो पूरी ड्राइव चल रही थी उसका सीधा असर यहाँ पर पड़ा है और लोग खुद से अपनी स्वेच्छा से ही इस लाउड स्पीकर्स को हटा रहे हैं। सुरक्षा से हटाए, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना आदेश था 2017 का और हाई कोर्ट की भी जो है ना इस पे हैंड था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हम लोग ने ये कहा कि जो है ना अदालत की जो है ना जो मान्यता है वो उस मापदंड के तहत हम लोग माइक
चालू रखेंगे और उस पर काम करेंगे। देखिए, ये काम सराहने वाला है, किसी एक समुदाय के लिए तो है नहीं, वो मंदिर के लिए भी है, मस्जिद के लिए भी है, गुरुद्वारे के लिए भी है, चर्च के लिए भी है, सभी जगह के लिए है। तो सभी के जो है ना स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हंसी खुशी हर आदमी को अपना ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ये हमारे वातावरण के लिए बेहतर है, तो उस पर जो है ना कोई ऐसा जो है ना मुद्दा नहीं है। ये पुलिस भी कह रही है कि लखनऊ में अलविदा की नमाज अच्छे से हुई और ईद भी अमन और शांति के साथ होगी। यूपी में लाउड स्पीकर पर एक्शन के लिए 30 अप्रैल तक की डेडलाइन तय की गई थी। आज 30 अप्रैल है और 95% काम पूरा हो चुका है। कल जुमा की नमाज थी और ये नमाज भी बहुत सकुशल संपन्न हुई, जो कि पश्चिम क्षेत्र में जोन में एक महत्वपूर्ण होता है। तो अभी सब कुशलतापूर्वक निपट गया है और आगे जो भी 2-3 तारीख को ईद की नमाज होगी उसको भी हम कुशलतापूर्वक समापन कराएंगे। उसका सवाल ले लेता हूँ सर, लाउड स्पीकर को लेकर जो पूरा शासन की या पुलिस प्रशासन की जो पूरी ड्राइव चल रही थी वो अभी भी जारी रहेगी या 30 तारीख को इस पर कुछ समीक्षा होनी है? अभी हमें एक प्रमाण पत्र देना था कि हम लोगों ने अपने क्षेत्र के लाउड स्पीकर को या तो हटवा लिए हैं जो अवैध रूप से थे, या कुछ लाउड स्पीकर का हमने वॉल्यूम कम कराया है। तो इसके संदर्भ में हम रोज़ इस पर कार्रवाई करते हैं और इसकी पर डे सूचना जो है हम अपने डीसीपी साहब के माध्यम से और सीपी साहब को भेजते हैं, उसके माध्यम से ऊपर शासन को पहुंचती है। तो अभी तक 30 तारीख तक अच्छी खासी कार्रवाई हमारे यहाँ हो चुकी है। लगभग 95% से ज़्यादा जो लाउड स्पीकर अवैध थे उनको हटवा लिया गया है या उनके वॉल्यूम कम करवा दिए गए हैं। जो कुछ बचे हैं 2-4-10 उनके लिए भी कार्रवाई चल रही है। मस्जिद में लाउड स्पीकर उतारने को लेकर अगर मस्जिद कमेटी के मन में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है तो इसकी वजह यह है कि मंदिरों में भी ऐसा ही किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मठ के महंत हैं, उस गोरक्ष पीठ मंदिर से भी लाउड स्पीकर या तो उतारे गए या उनकी वॉल्यूम कम की गई। यानी लाउड स्पीकर उतारने में किसी तरह का भेदभाव नहीं रहा। यही वजह है कि दूसरे राज्यों में भी इसे फॉलो करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस और एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने तो इसे लेकर ट्वीट भी किया। अमृता फडणवीस ने लिखा था कि ऐब होगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। इसी तरह राज ठाकरे ने भी लिखा था कि काश महाराष्ट्र में भी कोई योगी होता जो लाउड स्पीकर के मामले का हल निकालता। लेकिन शिवसेना कह रही है कि उन्हें योगी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। शिवसेना तो राज ठाकरे के योगी प्रेम पर भी सवाल उठा रही है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यही राज ठाकरे कुछ महीने पहले तक योगी आदित्यनाथ के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन अब योगी का सहारा लेने लगे हैं। कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी। वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा। ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं। हाँ? अरे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करना हमें। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। योगी जी को जिसने ये गंजा टकलू आदमी भगवे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमता है, हमें शर्म आती है उनको देखने के लिए। राज्य के विकास की भी बात नहीं करता है ये गंजा आदमी। इस प्रकार की भाषा किसकी थी? अब हिंदुत्ववादी हो गए। जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था। हाँ, एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है, तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो। भाई छोड़ दीजिए, ज़्यादा बात करूँगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। संजय राउत कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यही है कि लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल को फॉलो करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि उनके राज्य के लिए जो सही होगा वो उस तरह का फैसला करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में अवैध धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर इत्यादि हटाए जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पे चलेगा? क्योंकि बुलडोजर तो उत्तराखंड में चल गया। नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा, उत्तराखंड की धर्म को, उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो जरूरी होगा वो सब करेंगे। उत्तराखंड सरकार या फिर दूसरी राज्य सरकारें धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स को लेकर क्या फैसला करते हैं, ये तो उस राज्य के सियासी समीकरणों पर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर विवाद का हल जितने शांतिपूर्वक तरीके से निकाला, वैसा करके उन्होंने दूसरे राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।